अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सब बेहतरीन होंगे और अच्छे से आपके रोज़े जा रहे होंगे। तो जैसा आप लोगों को मालूम है कि सवाल नंबर 100 जो होता है, सवाल नंबर 100 से लेकर सवाल नंबर जो है 105 तक पोएम पूछा जाता है। और उससे पहले के जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं 90 से लेकर 99 तक। वो क्वेश्चन जो होते हैं आपके पैसेज के पूछे जाते हैं और पैसेज बहुत ही आसान होता है और आसानी से आप उसका जवाब दे सकते हो। और हम लोग आज कर रहे हैं पेपर फर्स्ट 2024 का। ठीक है, तो उर्दू लैंग्वेज फ़र्स्ट की बात हो रही है। पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास में अगर आपने पेपर फर्स्ट लिया है तो आपका ये क्वेश्चन रहा होगा 2024 में। तो पहला पोएम ये है कि हुई शाम सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया। अब जाहिर सी बात है, शाम होगा तो सोने का वक्त होता है और पहले इस ज़माने में ये होता था, जब अंधेरा हो जाता तो लोग सोने की तैयारी शुरू कर देते थे। गया डूब पश्चिम में अब आफताब। ठीक है, पश्चिम यानी मगरिब, मगरिब में आफताब डूब गया। उफ़क़ पर चमकने लगा महताब। उफ़क़ यानी आसमान, महताब क्या हो गया? चाँद हो गया। आफताब का मतलब होता है सूरज। परिंदे आशियाने में जाने लगे। परिंदे आशियाने में, आशियाना का मतलब होता है घोंसला। परिंदों का जो आशियाना होता है, जो घोंसला होता है, वहाँ जाने लगे। मवेशी भी जंगल से आने लगे। फलक पर सितारे चमकने लगे, जवाहिर की सूरत दमकने लगे। अब सितारे मतलब तो आपको पता ही होगा, इसकी बताने की ज़रूरत नहीं। फलक ही होना मतलब, यानी फलक का मतलब होता है आसमान। किसान अपनी खेती से फारिग हुए। खेती मतलब खेती ही होता है। फारिग मतलब वो काम कंप्लीट कर लेना। उठा हल को कंधे पर घर को चले। उठा हल, हल को अपना उठाकर वो घर की तरफ चले गए। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर वो देख लेते हैं। फलक पर सितारे किसकी सूरत में दमकने लगे? देखिए, फलक पर सितारे किसकी सूरत में दमकने लगे, हमने यहाँ पे पढ़ा था। फलक पर सितारे चमकने लगे, जवाहिर की सूरत में दमकने लगे। तो क्या आंसर आएगा पहले का? या जवाहिर की सूरत? पहले का आंसर यही है। फलक की जमा जो होता है अफलाक होता है। ठीक है, फलक सिंगुलर है तो उसका प्लूरल जो होता है, उसका जमा जो होता है अफलाक होता है। फलक पर सितारे डैश लगे। फलक पर सितारे कैसे लगे? निकलने लगे, आने लगे, जाने लगे, चमकने लगे। ठीक है, फलक पर सितारे चमकने लगे। कौन पश्चिम में जाकर डूब गया? आफताब के महताब। डूबता तो हमेशा सूरज ही है ना, तो आफताब आएगा। शाम होने पर परिंदे कहाँ जाने लगे? परिंदे कहाँ जाएंगे? अपने घर की तरफ, यानी आशियाने में। शायर के नज़दीक शाम होने पर चारों तरफ क्या छा गया? अंधेरा हो गया। ठीक है, शाम हुआ तो अंधेरा छा गया ना। फिर भी एक बार देख लेते, तारीखी दिया है कि अंधेरा दिया? देख लो भाई, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया, अंधेरा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 105 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर 106 नंबर जो होता है, यहाँ पर पैडागोजी पूछता है 106 से लेकर आगे तक का। तो नज़म, गीत गाना और गुनगुनाना बच्चों के तरीक़े हैं। क्या लिखा है कि नज़म, गीत गाना और गुनगुनाना बच्चों के लिए तरीक़े हैं। ठीक है, सवाल में क्या बोला है? दर्ज जेल जुमले के हवाले से कौन सा दुरुस्त नहीं है? कौन दुरुस्त नहीं है ये बताने का है। लफ्ज़ों और जुमलों की साख्त को याद करना, लफ्ज़ियात के इजाफे, जुमलों की वज़ाक़ता दुरुस्त करना और इज़हार में इजाफ़ा करना, तलफ़्फ़ुज़ की मश्क, लफ्ज़ियात के इजाफे। देखो यहाँ पे इसका आंसर आएगा लफ्ज़ों और जुमलों की साख्त को याद करना। ठीक है, तो ये चीज़ सही नहीं है। याद करने वाला हमेशा नेगेटिव बात होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी सतह पर कुतुब खाने के इस्तेमाल के हवाले से कौन सा दुरुस्त नहीं है? कुतुब खाने को सिर्फ किताबों का ज़ख़ीरा ही नहीं समझना चाहिए। कुतुब खाने का मतलब क्या होता है? लाइब्रेरी। अब देखो, अक्सर जो है लाइब्रेरी ही लिखा जाता है। उर्दू वाले भी अब कुतुब खाने लफ्ज़ लिखना बंद कर दिए हैं। बल्कि आमोज़कार अदब इत्फ़ाल के मतनू असनाफ़ से मुतारिफ़ हो सकते हैं। किताबों के साथ मसरूफ़ियात का सरगर्म माहौल है। असातिज़ा और दूसरे बालिग़ हज़रात कुतुब खानों में पढ़ने के नमूना जाती किरदार का मज़ाहरा कर सकते हैं। कुतुब खाने में दूसरी किताबों की बुलंद ख्वानी सबसे बेहतर हो सकती है। ठीक है, कौन सा दुरुस्त नहीं है? तो बुलंद ख्वानी, लाइब्रेरी ऐसी जगह होती है जहाँ पे खामोशी रखा जाता है। तो यहाँ पे बुलंद ख्वानी की बात कर रहा है, यानी तेज़ आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में पढ़ने की बात हो रही है। तो बिल्कुल नेगेटिव बात है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा चौथा वाला यही आंसर होगा। ख्वानदगी के हुस्सों, ख्वानदगी के हिस्सों के लिए किस में दस्तरस होना चाहिए? ख्वानदगी के हिस्सों के लिए किस में दस्तरस होना चाहिए? देखो, ख्वानदगी की बात करेंगे तो सूतियाती आगाही और रवानी, इसमें दस्तरस होना चाहिए। ख्वानदगी मतलब होता है पढ़ना। क़वायद की मौजू तदरीस के हवाले से कौन सा दुरुस्त नहीं है? मुनासिब तरसील को पेश करना, क़वायद के मौजू उसूल को बाहर लाना, उसूलों को याद करके क़वायद की आमोजिश।
देखो याद करने वाली बात जो होती है नेगेटिव होती है, इसलिए ये दुरुस्त नहीं है। ख्वानदगी की तदरीस का वो तरीका जो हुर्फ और आवाज़ के माबैन रिश्तों पर जोर देता है, वो क्या कहलाता है? ख्वानदगी की तदरीस यानी अब आप पढ़ा रहे हो तो उस वक्त जो है हुर्फ और आवाज़ के माबैन रिश्तों की बात कर रहा है, तो क्या हो सकता है, कौन सा तरीका होता है? सूती तदरीस का तरीका। ठीक है, तो ये क्या तरीका कहलाता है? सूती तदरीस का, कि ख्वानदगी की तदरीस का वो तरीका जो हुर्फ और आवाज़ के माबैन रिश्तों पर जोर देता है। ठीक है, एक उस्ताद तीसरे जमात के तलबा से कहता है कि वो इसमें नकरा के मतलब 5 सवालात अपने साथियों से करें। इस तरह की सरगर्मियाँ कैसी होती हैं? तो इस तरह की सरगर्मी जो होती है क्या हो सकती है? इंज़बाती ज़बानी मश्क के लिए, ज़बानी रवानी की मश्क के लिए, खामोशी से सुनने के लिए, आज़ादाना तौर पर बोलने के लिए। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? आज़ादाना तौर पर बोलने के लिए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी जमात का उस्ताद अपनी क्लास में एक रीडिंग करियर बनाना चाहता है। तलबा की किताबों के इंतखाब में सबसे पहले किस सवाल पर गौर करना चाहिए? क्या इन किताबों के मुसन्निफ अदब अतफ़ाल की दुनिया में मशहूर व मुअज़्ज़ज़ हैं? दूसरा है कि क्या तहरीर कुर्दा किताबें क्लास के ज़्यादातर बच्चों की पढ़ने की सतह से परे हैं? क्या ये किताबें तीसरी जमात की दरसियात के मकासद के हुसूल में माविन हैं? क्या एक से ज़ायद तदरीसी सबाक में इन किताबों का इस्तेमाल मुनासिब है? देखो ये होगा, क्या इन किताबों के मुसन्निफ अदब अतफ़ाल की दुनिया में मशहूर व मुअज़्ज़ज़ है? इसका आंसर ये होगा। वो ज़्यादा बेहतर तरीक़े से समझ सकते हैं कि बच्चों का जहन कैसा होता है। ठीक है, तभी बच्चा ज़्यादा दिलचस्पी लेता है उन किताबों के अंदर। तो जो आपका आंसर की था उसके मुताबिक ये पहला आंसर था। 10 झेल में से कौन सा तरीका आमूज़कारों के असल मकसद यानी असल ज़िंदगी के हालात में ज़बान के इस्तेमाल के हुसूल में माविन होती हैं? कौन सा तरीका आमूज़कारों के असल मकसद, आमूज़कार यानी लर्नर की बात हो रही है, असल मकसद यानी असल ज़िंदगी के हालात में ज़बान के इस्तेमाल के हुसूल में माविन होती हैं? तो असल ज़िंदगी की बात होगी तो हमेशा फ़ितरी तरीका आएगा यहाँ पे। ठीक है, फ़ितरी तरीक़ा में बच्चा जो माहौल से सीखता है वही फ़ितरी तरीका होता है, और असल ज़िंदगी में यही ज़्यादातर बेहतर है, ज़्यादा कारगर और ज़्यादा बेहतर होगा। उस्ताद आमूज़कारों से अपने वर्क बुक बदलने, अपने साथ के काम को जांचने के लिए कहता है। इस काम का मकसद, उस्ताद क्या बोल रहा है? आमूज़कारों से अपने वर्क बुक बदलने और अपने साथी के काम को जांचने के लिए कहता है। यानी जो भी लर्नर है, जो भी क्लास का तलबा है, वो आपस में किताबें बदल रहे हैं, वर्क बुक बदल रहे हैं और जांचने की बात हो रही है। तो क्या हो सकता है इसमें? नई लफ्ज़ियात के इस्तेमाल के लिए मश्क देना, तोसी मुताले से मश्क के लिए देना, साख्तों को इंज़बाती मश्क देना, हमजूलियों की इस्लाह की फ़रोग देना, ये महारत को, हमजूलियों की इस्लाह की महारत को फ़रोग देना। यानी आपस में जब मेल मिलाप होगा, हम एक दूसरे की कॉपियाँ चेक करेंगे तो एक दूसरे की इस्लाह भी कर सकते हैं। 115 नंबर, बच्चे बुनियादी सतह पर आमोजिश में ज़्यादा मशगूल होते हैं। तो बच्चे आप बुनियादी तौर पे सतह पर आमोजिश में ज़्यादा मशगूल होते हैं जब, कब होते हैं मशगूल? जब उस्ताद के बाद गाते हैं, जब मुख्तलिफ हवास को बरतते और अपने हाथों को सरगर्मी से इस्तेमाल करते, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी सारी बॉडी की एक्टिविटीज़ में शामिल है, हवा से खमसा यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, तो ही वो बेहतर समझ सकता है। पाँचवीं जमात का तालिब इल्म कहता है कि अपना काम टीचर के पास जमा करने से पहले आखिरी बार मतन की सहत व कतइयत चेक करता हूँ। लिखने की किस सतह पर तालिब इल्म है? आखिर में क्या करेगा? प्रूफ पढ़ेगा वो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 117 नंबर, 10 झेल में से कौन सा तरीक़ा ज़बान की क्लास में मकामी ज़बान के इस्तेमाल की हौसला अफजाई नहीं करता? रास्त तरीका, जब डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल हो रहा है तो इसमें ज़बान की क्लास का में मकामी ज़बान का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल ज़रा भी नहीं हो रहा है, तो रास्त तरीका होगा। डायरेक्ट उसमें बच्चों को बताया जाएगा कि भैया ये पेन है, ये दिख रहा है, ये क्या है, दिस इज़ पेन। तो इस तरह से वो डायरेक्ट तरीका का इस्तेमाल करेंगे। यानी सेकंड लैंग्वेज को जब सिखाया जा रहा है तो उसमें हम लोग रास्त तरीका का इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। एक उस्ताद दूसरी जमात के तलबा के लिए मुख्तलिफ तदरीसी आमोजिश, टीचिंग लर्निंग मटेरियल इकट्ठा करना चाहता है। TLM के इंतखाब का कौन सा मेयार मुनासिब नहीं है? मवाद उस उम्र के बच्चों के लिए जाजिब और महफूज होना चाहिए। मवाद को उस काबिल होना चाहिए कि बच्चों की तहक़ीक़ और तजस्सुस का मौका फराहम करे। मवाद को तरजीहन मकामी तौर पर तैयार किया गया है और मकामी तौर पर दस्तयाब हो ताकि बवक्त ज़रूरत आसानी से बदला जा सके। मवाद सिर्फ बच्चों को तैयार करदा हो, उसे कुछ खुरदरा होना चाहिए ताकि हाथ से फिसले ना। देखो ये होना चाहिए।
इसका जवाब क्या होगा? मवाद सिर्फ बच्चों का तैयार कुर्दा हो, उसे कुछ खुरदुरा होना चाहिए ताकि फिसले ना, ये इसका जवाब होगा। सिर्फ बच्चों का तैयार कुर्दा हो, इससे क्या होगा? दूसरी जमात तलबा मुख्तलिफ तदरीसी आमोजिश इकट्ठा करना चाहते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आगे बढ़ते 119। एक शमूलियती, खुश आइंद और पुरलुफ्त माहौल पैदा करने का बेहतर तरीका क्या है? याद रहे कि इस माहौल को कौमी तदरसियाती खाके में बयान कुर्दा महारतों के फ़रोग़ के इस माहौल को कौमी तदरसियाती खाके में बयान कुर्दा महारतों के फ़रोग़ के हिस्सों में बच्चों की शराकत की तायद करने वाला होना चाहिए। इंडोर सरगर्मियों को मुनक़्क़िद करना और सख्त धूप में उनके बाहर इनक़ाद से बचना, आमूज़कारों की अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती पर ख़ास तवज्जो देना, तरक्की के मुख्तलिफ मैदानों से बच्चों के काम का मुज़ाहरा करना, रंगीन माहौल के लिए क्लासरूम को सजाना। तो इसका जवाब क्या हो सकता है कि बच्चों के अंदर क्या पैदा करना, बेहतरीन तरीका क्या है? शमूलियती, खुश आइंद और पुरलुत्फ़ माहौल पैदा करने का बेहतरीन तरीका पूछ रहा है। तरक्की के मुख्तलिफ मैदानों से बच्चों के काम का मुज़ाहरा करना। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है। चलिए, ये आपका आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं। 10 झेल में से कौन सा बुनियादी सतह पर दुरुस्ती किताब तैयार करने के उसूल में शामिल नहीं है? 10 झेल में से कौन सा बुनियादी सतह पर दुरुस्ती किताब तैयार करने के उसूल में शामिल नहीं है? ठोस उसूल, जो कॉन्क्रीट मेथड है, वो शामिल नहीं है। ठीक है,